हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे सभी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं लाइव क्लास को। योर ऑडियो, योर वीडियो इज accessible to you. So please confirm your audio video is okay, it is accessible to you. So I wait for your confirmation and then immediately I will start. कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल सी चैप्टर 22 उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हमारा डिस्कशन है। तो लेट अस स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन व्हाट ईयर वाज आइडिया ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया फर्स्ट प्रपोज्ड। सो किस साल के अंदर इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक को इस्टेब्लिश होना चाहिए, पहली बार ये आइडिया प्रमोट किया गया? 1926, 1927, 1933 या 1949। सो पहली बार सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ये आइडिया प्रमोट किया गया, प्रपोज किया गया फर्स्ट टाइम। सो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को? चलिए आंसर को ढूंढ लेते हैं। सो आंसर हियर इज 1926, 1926 में ये आइडिया पहली बार प्रमोट किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, when was first bill to set up central bank in India placed in legislative assembly? So at that time there was legislative assembly और इसमें फर्स्ट बिल सेंट्रल बैंक को सेटअप करने के लिए कब प्रेजेंट किया गया? सो सेंट्रल बैंक इन इंडिया 1926, 1927, 1933 या 1949। So when was first bill to set up Reserve Bank? So central bank here means Reserve Bank. तो कब इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में प्लेस किया गया? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या आंसर आपको लगता है? कोशिश करें अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो। So it was 1927. So this was first time when the bill was placed in the legislative assembly. When did RBI commence business as India's central bank? रिजर्व बैंक ने इंडिया में एज ए सेंट्रल बैंक काम कब करना शुरू किया? 1 अप्रैल 1933, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949 और 1 जनवरी 1950। तो करिए रिकॉल थोड़ा सा हिस्ट्री को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑपरेशंस कब कमेंस की, कब शुरू की? एनी आइडिया? Yes, it is correct. Answer is B, 1 April 1935. So RBI एक्ट है, RBI एक्ट 1934 और ऑपरेशन कमेंस हुए 1 अप्रैल 1935 से। What was paid up capital of RBI when it was established as a private bank? So initially Reserve Bank of India को as a private bank establish किया गया और लेटर ऑन इसको नेशनलाइज किया गया। तो एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इसका पेड अप कैपिटल कितना था? इट वॉज ₹5 करोड़, ₹50 लाख, ₹5 लाख और ₹50 करोड़। सो पेड अप कैपिटल ऑफ RBI when it was established. Yes, any answer for question number 4?
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कोई आंसर? सो इट वाज ₹5 करोड़। तो जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो इसका जो पेड अप कैपिटल था दैट वाज ₹5 करोड़। Until which year did RBI function as a central bank for undivided India and British colony for Burma? तो कौन से साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फंक्शन किया एज ए सेंट्रल बैंक अनडिवाइडेड इंडिया और ब्रिटिश कॉलोनी जो बर्मा का ब्रिटिश कॉलोनी था प्रेजेंट म्यांमार, तो कौन से ईयर तक ये काम किया? 1942 तक, 1947 तक, 1948 तक या 1949 तक? कौन से साल तक? तो this function was performed by RBI not only for undivided India, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, they were all included, and also for Burma. So it was till 1942. So तब तक ये काम किया गया by Reserve Bank of India. Yes, till 1942 it functioned for both, लेकिन 1942 के बाद for Burma a separate bank was established. Question 6. Which bank took over supervision of banking system in Pakistan after RBI ceases to do so? So किस बैंक ने सुपरविजन का जो फंक्शन है वो पाकिस्तान में अंडरटेक किया जब आरबीआई ने इसको बंद कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को टेक ओवर किए इन पाकिस्तान? So question number 6, what will be the answer? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इन व्हाट ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कौन से साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया? 1935 में, 1940 में, 1948 में या 1949 में? When Reserve Bank of India was nationalized by Government of India? So it was nationalized in the year 1949. Next question. Under which act RBI नाम nationalized by Government of India? उस एक्ट का नाम आपको बताना है जिस एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1947, रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, रिजर्व बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1948 या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन एक्ट 1949? तो कौन सा एक्ट है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया? क्वेश्चन नंबर 8। सो रिकॉल करिए अपनी मेमोरी से। In which year it was done? So it was done in the Reserve Bank of India Transfer of Public Ownership Act 1948। तो इस साल का वो एक्ट था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया 1949 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9। What is the primary objective of monetary policy framework in India? सो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, ऑपरेट करता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, टू मिनिमाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने बताना है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of monetary policy framework?
तो इसमें हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना, अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज करना। Yes, what is the answer? So answer here is to maintain price stability. Price stability को, स्थिरता को maintain करना। What is the purpose of RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पर्पस क्या है? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया, फिर नेशनलाइज किया गया। इसका पर्पस क्या है? टू रेगुलेट इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स, टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट, टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, या टू प्रोवाइड क्रेडिट टू गवर्नमेंट। तो पर्पस क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? एनी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10? पर्पस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पर्पस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू रेगुलेट इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स। तो दिस इज मेन पर्पस। तो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेट्स को आरबीआई मैनेज नहीं करता, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है। प्रोवाइड क्रेडिट टू गवर्नमेंट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का बैंक के तौर के ऊपर काम करता है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज रोल ऑफ आरबीआई इन ऑपरेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को ऑपरेट करने में? प्राइमरी रेगुलेटर, सेकेंडरी रेगुलेटर, एडवाइजरी बॉडी, या इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। तो इनमें से किस तरह से, किस रोल को आरबीआई परफॉर्म करता है? क्वेश्चन नंबर 11। So what is the answer for question number 11? So answer is A. So रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरी रेगुलेटर है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का। What is objective of monetary policy framework in India apart from maintaining price stability? So price stability ये तो ऑब्जेक्टिव है ही मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का। इसके अलावा इन एडिशन व्हाट अदर ऑब्जेक्टिव इज? मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, मिनिमाइज अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस इन्फ्लेशन, या इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव और नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12। क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 12 का? So answer here will be to reduce the inflation. Reduce inflation. So that is another objective. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमाइज नहीं कर पाता इकोनॉमिक ग्रोथ को, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसलिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट भी होता है, गवर्नमेंट जो देती है। तो हियर आंसर इज सी। Let us now go to question number 13. What is purpose of modern monetary policy framework? जो मॉडर्न पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू मैनेज इकोनॉमी इन ए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, टू एंश्योर लो इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोअर्स, टू एंश्योर हाई इंटरेस्ट रेट फॉर सेवर्स, टू एंश्योर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर ऑल। तो क्या ऑब्जेक्टिव रहता है मॉडर्न पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर? क्वेश्चन नंबर 13। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर करिए। तो मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। सभी स्टूडेंट्स कोशिश करें आंसर्स देने की। सो जितने आंसर्स आप देंगे टू दैट एक्सटेंट आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आंसर देते समय आप माइंड अप्लाई करते हैं।
तो यस, आंसर हियर इज to manage economy in a complex environment, no, to ensure easy availability of credit। तो आंसर यहाँ पे ए नहीं, आंसर होना चाहिए सी। सो मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव है टू मेक श्योर दैट क्रेडिट इज इजीली अवेलेबल टू ऑल एट रीजनेबल रेट्स। इकोनॉमी को मैनेज करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है, इकोनॉमी को मैनेज करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, इसीलिए आंसर ए जो है नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। आरबीआई एक्ट के मुताबिक इंडिया का जो करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑपरेट टू एडवांटेज ऑफ द कंट्री, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर बैंक्स, टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स and to minimize inflation। So currency और credit system का objective, that is what we have to tell। Question number 14। So I wait for your answer question number 14 के लिए। What is the answer for question number 14? सो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर रहेगा ए। इनको ऑपरेट करना, करेंसी सिस्टम को और क्रेडिट सिस्टम को इस तरह से ऑपरेट करना जिसके लिए मैक्सिमम बेनिफिट मिले कंट्री को, इंडिया को। व्हाट इज पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट की सेक्शन 3 में पर्पस लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्यों इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो वो पर्पस क्या है? To carry out business of banking only, to take over management of currency from state governments, to regulate flow of foreign exchange in India, to ensure stability of monetary policy in the country। तो सेक्शन 3 आरबीआई एक्ट के मुताबिक आरबीआई को इस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या है? Read all options very carefully and then try to answer। क्वेश्चन नंबर 15। सो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन 15 के लिए? सो आंसर इज बी, टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ करेंसी फंक्शन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट्स से करेंसी फंक्शंस को टेक ओवर करना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शन 3 के मुताबिक जो आरबीआई एक्ट का है उसका लीगल स्टेटस आरबीआई का क्या है? इट इज़ पार्टनरशिप फर्म, इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरी फर्म, इट इज़ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और बॉडी कॉर्पोरेट विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। लीगल स्टेटस ऑफ आरबीआई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 आरबीआई एक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर इज डी, बॉडी कॉर्पोरेट विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स without any end, it will continue to be in existence, and of course with a common seal। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो डू इट क्विकली। एंड मीनवाइल मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का। तो पहले हम वीडियो लेसन्स को देख करके फंडास को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी आ सके। इसके लिए
अगर ऑलरेडी आप हमारे क्वेश्चन बैंक को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ गुड, और नहीं कर रहे तो इट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा हमारी ऐप के अंदर, तो उसको यूज़ करिए और बेनिफिट उठाइए टू इम्प्रूव योर स्कोर। सो जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है क्विकली कर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं उनका, डू इट क्विकली। जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लाइक डिसलाइक को ज़रूर कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total paid up capital of RBI according to section 4 of RBI Act? RBI एक्ट की सेक्शन 4 के मुताबिक टोटल पेड अप कैपिटल आरबीआई का कितना है? 5 करोड़, 67415 करोड़, 10 करोड़ या 1000 करोड़? टोटल पेड अप कैपिटल सेक्शन 4 के मुताबिक आरबीआई एक्ट में, सो इट इज ₹5 करोड़। What is the total capital reserve of RBI according to annual report of RBI on 31st March 22? So 31st March 22 का जो RBI का एनुअल रिपोर्ट है उसके मुताबिक RBI का टोटल रिजर्व्स कितना है? कैपिटल रिजर्व्स 5 करोड़, 6741 करोड़, 10 करोड़ या 1000 करोड़? Reserves of Reserve Bank of India. So it is answer B, that is 6741 crores. What is the primary objective of RBI in monetary policy? तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हुआ लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर, इसकी ऑप्शंस डिफरेंट होंगी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल डिसरिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल disregarding price stability, to maintain price stability while keeping in mind objective of growth, or to maintain stability of foreign exchange rates. क्वेश्चन नंबर 19। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर रहेगा सी, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको भी माइंड में रखना, यानी इट इज़ नॉट डिसरिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोनों को बैलेंस करना, माइंड में रखना। व्हाट इज पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग आरबीआई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ आरबीआई एक्ट? To take over management of currency from state government, to carry out business of banking only, to ensure stability of monetary policy, to regulate a flow of foreign exchange in the country. So सेक्शन 3 के मुताबिक तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको आगे चलते हैं। आंसर इसका ए बनेगा, बट इट इज रिपीट क्वेश्चन इन दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ रिजर्व बैंक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट? तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इट इज बैंक। सो एक्ट के मुताबिक बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ अफेयर्स एंड बिजनेस? डिप्टी गवर्नर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर या लोकल बोर्ड्स? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस पर्पस? Superintendence and direction of affairs and business of bank. So who is responsible for this? According to section 7, section 7 के मुताबिक question number 21, तो this is answer
सी आंसर नहीं है, तो एग्जैक्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। सो इट इज नन ऑफ दीज, it is none of these. Why it is none of these? Because this is not done by governor or deputy governors or central government or local boards. So it is done by Central Board of Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India का जो सेंट्रल बोर्ड है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। क्वेश्चन 22, how many deputy governors can be appointed by central government to central board of directors? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कितने डिप्टी गवर्नर्स अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? सो 3, 4, 5 और 6। सो हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स? तो गवर्नर तो एक होंगे, बट डिप्टी गवर्नर इज मोर देन 1। सो हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स कैन बी अपॉइंटेड? तो इट इज 4 डिप्टी गवर्नर्स, 4 डिप्टी गवर्नर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। How many directors are nominated by central government from various fields to central board of directors? अलग अलग फील्ड से लेकर के कितने डायरेक्टर्स सेंट्रल बोर्ड के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है? 6, 8, 10 और 12। क्वेश्चन नंबर 23। So what is the answer for question number 23? So कितने डायरेक्टर्स नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट या कर सकती है? सो इट इज 10, 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हु नॉमिनेट्स डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड्स टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो कुछ डायरेक्टर्स सेंट्रल बोर्ड के ऊपर लोकल बोर्ड से भी अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इनको नॉमिनेट कौन कर सकता है? सो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, डेप्टी गवर्नर्स या लोकल बोर्ड्स देमसेल्व्स। तो कौन इनको नॉमिनेट करता है? सो हु नॉमिनेट्स डायरेक्टर्स? क्वेश्चन नंबर 24। So these are nominated by सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन लोकल बोर्ड से इनको नॉमिनेट किया जाता है। तो एक है फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, अनदर फ्रॉम लोकल बोर्ड्स। तो 4 लोकल बोर्ड्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकल बोर्ड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट? आरबी एक्ट के मुताबिक लोकल बोर्ड के अंदर कितने मेंबर्स हैं? इट इज 4, इट इज 5, 6 और 7। सो लोकल बोर्ड्स में कितने मेंबर्स हैं? क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द आंसर? सो आंसर हियर इज 5 members. B. How long is the tenure of members of the local board? लोकल बोर्ड के जो मेंबर हैं उनका सर्विस ऑफ अपॉइंटमेंट कितना है या पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट कितना है? टेन्योर 2 years, 3 years, 4 years और 5 years। क्वेश्चन नंबर 26 and this is the last question for this session. Question number 26, tenure of members of the local board. So this tenure is 4 years, 4 साल का ये पीरियड है। फ्रेंड्स, आज के लेसन के साथ अगर रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। सो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स ऑलवेज आपको अवेलेबल रहता है, तो किसी भी समय आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है अदर देन टुडेज सेशन, तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है। इन एडिशन टू दिस, आप NS Tour ऐप अगर आपने इसको इंस्टॉल किया है
तो इसके मैसेज बॉक्स में जा कर के भी अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट विंडोज आपको अवेलेबल हैं टू टेक आवर हेल्प। सो हम भी कोशिश करेंगे आपको प्रॉम्प्टली आंसर किया जाए और आपको हेल्प किया जाए। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।